आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री की दूसरे चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो चैप्टर 1 था, जिसका नाम था नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने ये देखा था कि फ्रांस और पूरे यूरोप की बात करें और उसमें फ्रांस, तो उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, हमने ये पढ़ा था। और ये भी हमने देखा था कि वहां पे जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था एक वंश के खिलाफ आया था, यानी कि वहां पे जो निरंकुश शासन था उस शासन को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद का उदय वहां पे हुआ था। यानी कि नेशनलिज्म जो कहते हैं ना कि देशभक्ति, वो उभर के आया था यूरोप के लोगों में। लेकिन आज हमारा दूसरा चैप्टर है और हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। होप कि पहला चैप्टर आप लोगों का क्लियर है। अगर पहला चैप्टर क्लियर है तो उससे किसी न किसी तरह, यानी कि इनडायरेक्टली ये चैप्टर जो है ना वो पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो हम नेशनलिज्म ही पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय ही पढ़ेंगे, लेकिन वो हम कहां पढ़ेंगे? भारत में। यूरोप में और भारत में थोड़ा सा अंतर यह है कि जो यूरोप में नेशनलिज्म आ रहा है वो एक वंश के खिलाफ आ रहा है, निरंकुश शासकों के खिलाफ आ रहा है। लेकिन जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है ना, यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को क्या कर दिया था? गुलाम बना दिया था और भारत पे वो लोग शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो अंग्रेजों के खिलाफ आया, है ना। तो बेसिकली हम यही देखेंगे इस चैप्टर में। आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आपके इस चैप्टर में। अब यहाँ पे आपका हेडिंग है, यानी कि चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था, भारत को गुलाम बना दिया था। अच्छा देखो, सिर्फ भारत में अंग्रेजों, यानी कि सिर्फ इंग्लैंड वाले ही नहीं आए थे भारत में। कौन कौन से लोग आए थे भारत में व्यापार करने, और व्यापार करके वो भारत पे कब्जा भी करना चाहते थे। उनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है ना, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पीडीईएफ, है ना, ये है पीडीईएफ। पी से कौन है? पी से हो जाएगा आपका पुर्तगाल, डी से हो जाएगा डच, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, और एफ से हो जाएगा फ्रांस। ये चार। हालांकि इन चारों के अलावा और भी आए थे भारत में, है ना, लेकिन ये मेन चार है। इन लोगों ने कोशिश किया था कि हम भारत पे क्या करें? व्यापार करने जाए, और व्यापार करते करते हम क्या करें? भारत को गुलाम बना ले, वहां पे हम अपना सत्ता कायम कर ले, शासन करें। इन लोगों की कोशिश यही थी। तो मेनली ये चार ही थे, पीडीईएफ, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांस, ये चार लोग थे। तो अब इन चारों में से, हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा पुर्तगाल इंग्लैंड से लड़ रहा है, इंग्लैंड फ्रांस से लड़ रहा है, फिर डच आया, तो ये सब आपस में लड़ रहे थे। लेकिन फाइनली जो इन सब में से सबको जो पराजित कर दिया और जो जीत के सामने आया वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड इन सब में क्या निकला? पावरफुल निकला। इसकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी। जब वो फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे ना, तो कहते ना कि रणनीतियां बड़ी अच्छी थी, जिसके चलते इंग्लैंड क्या हुआ? वो उसको जीत मिल गई, और उसने क्या किया? इन सबको यहां से खदेड़ के बाहर कर दिया। हालांकि पुर्तगाल जो थे, या आपको एक बात बता दूं कि पुर्तगाल को ध्यान रखना, पुर्तगाली ऐसे है ना जो भारत में आए हैं सबसे पहले और गए गए भी हैं सबसे बाद में। हाँ, लेकिन ये है कि ये सिर्फ गोवा में लिमिटेड, गोवा में वहीं पे लिमिटेड एरिया में रहते थे। गोवा में आए थे सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में ही हैं। तो ये कौन थे भाई? ये पुर्तगाल, जो गोवा में अपने आप को स्टेबल कर लिया था। चलो, ये हो गया। ये लोग आए थे हमारे भारत में। अब आते हैं, अब देखो क्या हो रहा है कि कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ये जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले ही चैप्टर में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वो बड़े अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। एक बार और हम देख लेते हैं। दो वर्ड होता है, एक होता है साम्राज्यवाद और दूसरा होता है उपनिवेशवाद, है ना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद वो देश होता है, साम्राज्यवादी देश क्या करते हैं? साम्राज्यवादी देश वो होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं भी व्यापार करने जाते हैं और उस देश पे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं और वहां पे वो लोग शासन करने लगते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? साम्राज्यवाद। और वो जो प्रक्रिया है वो साम्राज्यवादी प्रक्रिया कहलाती है। अब साम्राज्यवादी देश कौन है?
यहाँ पे आपको आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड साम्राज्यवादी देश था, ठीक। अब कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद या उपनिवेशवादी देश, उपनिवेशवाद भी होता है और उपनिवेशवादी देश, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश जब अपने से कमजोर या फिर पिछड़े देशों पे जाके क्या कर लेता है, व्यापार करने जाता है या फिर जबरदस्ती वहां पे क्या कर लेता है, कब्जा करके वहां पे शासन करने लगता है और उन लोगों का शोषण करने लगता है, तो जिनके ऊपर अधिकार हो गया उनको हम क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद या उपनिवेशवादी देश। तो ये इंडिया हो गया। देखो इंग्लैंड ने क्या किया था, भारत पे कब्जा कर लिया था, भारत को गुलाम बना दिया था, तो इंग्लैंड जो है ये क्या हो गया, साम्राज्यवादी देश, और भारत के ऊपर इसने क्या कर लिया था, शासन कायम कर लिया था, भारत को गुलाम बना दिया था, तो भारत क्या हो गया, उपनिवेशवादी देश। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या होता है। तो अब देखो, तो कह रहे कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, औपनिवेशिक क्या, ये उपनिवेशवाद, कह रहे कि जब उन लोगों ने क्या कर लिया था, गुलाम बना दिया था, और गुलाम बनाने के बाद से उन्होंने जब शासन किया तो जो औपनिवेशिक शासन थी यानी कि इंग्लैंड का जो शासन था भारत में वो सही नहीं था, जिसके चलते क्या था, सभी भारत के लोग क्या थे, बहुत परेशान थे कि भारतीय लोगों का क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और वो हमेशा परेशान रहते थे किसी न किसी तरीके से, वो इंग्लिश वालों से या इंग्लैंड के लोगों से हमेशा परेशान रहते थे कि यार ये क्या भला है यार, परेशान करके रख दिया है ना, खून चूस लेता है। तो इस शासन के खिलाफ क्या हो गया था, गुस्सा था लोगों में। जब वो गुस्सा था तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना भाई, है ना। तो वही क्या हुआ, अब एक इंसान के यहाँ पे एंट्री होती है, वो कौन है भाई, महात्मा गांधी। कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से आंदोलन आरंभ हुआ। देखो कहा जाता है कि जब औपनिवेशिक शासन का अत्याचार भारत में बढ़ता जा रहा था तो वहां पे गांधी जी की एंट्री हो गई, और गांधी जी ने क्या करी, वो जबरदस्त लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों को फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, खदेड़ दिया। थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, खदेड़ दिया। देखो कहा जाता है कि अंग्रेजों का जब जुल्म बढ़ने लगा था तो वहां पे महात्मा गांधी की एंट्री हुई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब जुल्म मचाया, एक आदमी सामने आया, मोहनदास करमचंद गांधी, चारों ओर उड़ा दी आंधी। आंधी किसकी उड़ा दी, अंग्रेजों की, है ना, और भारत को आजादी दिला दी। लेकिन अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, वो असहयोग आंदोलन सिर्फ अकेले नहीं चलाया बल्कि कांग्रेस के सहयोग से आंदोलन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। अब थोड़े से हम कांग्रेस को देख लेते हैं कि कांग्रेस जो है, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस 1885 में बनी थी, है ना। देख लो कितनी पुरानी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी यही है। तो कांग्रेस उस टाइम काम कर रही थी, है ना। तो गांधी जी जब आए तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सहायता से उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाया, अच्छा यहाँ पे हमारे एडिटर साहब से छूट गया है, असहयोग होता है ना, असहयोग, असहयोग आंदोलन होता है, सहयोग नहीं था, असहयोग आंदोलन था ना। अब असहयोग आंदोलन को समझते हैं कि असहयोग आंदोलन है क्या। असहयोग का मतलब होता है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वही आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाया, असहयोग आंदोलन। यानी कि अब किस तरीके से असहयोग करना, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जितने भी वस्तुएं हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम क्या करेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, हम उसे नहीं खरीदेंगे, है ना। तो वही आंदोलन जो चला वो क्या कहलाया, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। इतना क्लियर कि जो अंग्रेजों का शासन अब क्या होते जा रहा था, क्रूर होते जा रहा था, अंग्रेज परेशान कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाया, असहयोग। असहयोग का मतलब पता चल गया कि हमें अंग्रेजों की सहयोग नहीं करनी है, अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के हर एक चीज का हम विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे, ठीक। और बाइकआउट तो आप लोगों को पता ही है, आजकल बाइकआउट गैंग कितना एक्टिव है। तो आप लोगों को बाइकआउट का मतलब भी पता होगा, यानी कि बहिष्कार करना। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहला विश्व युद्ध जो है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या था, है ना। फिर उसके बाद से हम खिलाफत देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन कैसे आया, और असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन इन दोनों को एक ही साथ चलाया गया, आएंगे इस पे। पहले हम देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्या है। अब देखो कह रहा है कि
जब मैंने यूरोप पढ़ाया था, तो यूरोप में मैंने स्पेशली फ्रांस को पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से जो छोटे छोटे कंट्री थे वो किस तरीके से इमर्ज हुए, कैसे वो मतलब कि अपने अस्तित्व में आए। अब जब वो लोग अपने अस्तित्व में आ गए तो याद करो, मैंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पढ़ाया था आप लोगों को कि अब यूरोप जो था दो खेमे में बट गया था। कौन कौन सा खेमा था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो यूरोप जो है, अब यहाँ पे देखो, यूरोप जो था ये दो खेमे में बट गया था, ठीक। पहला था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र, है ना। तो यूरोप दो खेमे में बट गया था और दोनों आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। ये भाई साहब इन लोगों को मारना चाहते थे और ये भाई साहब इन लोगों को मारना चाहते थे, है ना। तो यही जो आपस में लड़ रहे थे यही क्या कहलाया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। और ये कब से कब तक चला है? 1914 टू 18, है ना। 4 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहा। अब देखो धुरी राष्ट्र क्या है, तो धुरी राष्ट्र एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम था। मित्र राष्ट्र भी क्या है? एक ग्रुप का नाम है। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? मेन मेन जो कंट्री है उनको हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी था, टर्की जिसे तुर्की कहते हैं ये भी था, है ना। जर्मनी था, मेन तो यही था भाई, जर्मनी। इसी को बहुत कहते ना कि इसको लड़ने के लिए बहुत बेकरारी थी जर्मनी को, यही बहुत बेचैन रहता था लड़ने के लिए। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था भाई? मित्र राष्ट्र में आपका आ जाएगा इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड आ गया। ध्यान रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कहीं नहीं है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी एंट्री होगी। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लिख रहे हैं। तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है ना। तो उस टाइम का यूएसएसआर था, यूएसआर सॉरी अभी तो यूएसआर बना भी नहीं था। तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, रूस हो गया, ये सब मिलके क्या कर रहे थे? ये सब लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक ग्रुप ये हो गया। पहले ग्रुप में कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की हो गया, जर्मनी हो गया। दूसरे ग्रुप यानी मित्र राष्ट्र में कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है और रूस है। इसके अलावा और भी कंट्री थे इस ग्रुप में, और भी कंट्री है इस ग्रुप में भी, और भी कंट्री है ना। ये तो मेन मेन मैंने नाम लिखा। तो ये सब क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। तो ये जो आपस में लड़ रहे थे ना, इन्हीं का वार, इन्हीं का युद्ध क्या कहलाया? प्रथम विश्व युद्ध या पहला विश्व युद्ध, जिसको इंग्लिश में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और वो कब से कब तक चला है? 1914 टू 18। इतना क्लियर। अब देखो ये जो यूरोप में वार हो रहा था उसका प्रभाव हमारे भारत में कैसे पड़ा वो हम देखते हैं। इतना मैं मिटा देता हूं, अगर किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर नोट कर सकता है। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, आप लोग को समझ में आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, कहां पे चला था, कितने सालों तक चला था, किसके किसके बीच में चला था। क्लियर। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जैसे मैंने बताया कि मित्र राष्ट्र के खेमे में कौन था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड उस टाइम कहां पे शासन कर रहा था? हमारे ऊपर, भारत के ऊपर शासन कर रहा था। तो उसने क्या किया भाई? उस सबसे पहली बात उसने कर्ज लिया। उसको भाई जब वार हो रहा है यूरोप में, उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी जा रही है, तो उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया? कर्ज ले लिया। कर्ज कहां से ले रहा है? भारत से ले लिया भाई कि हाँ चलो हम इतना क्या कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, हमें जरूरत है युद्ध लड़ने के लिए, हम कर देंगे। अब वो कौन देखने आ रहा है कि आप पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है ना। तो आपने क्या कर लिया था भाई? कर्ज ले लिया। उसके बाद से करा कर में वृद्धि, यानी कि जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। टैक्स किस चीज पे बढ़ रहा है भाई? टैक्स जो है किस चीज पे बढ़ रहा है? टैक्स जो है, अब किसान जो है वो खेती करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है यानी अनाजों का जो उत्पादन हो रहा है उस पे आपने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। किसान तो ऐसे ही परेशान थे पहले ही से, है ना। और आपने और उनको परेशान कर दिया। किस क्यों? आपने कर में वृद्धि कर दी, यानी टैक्स क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया। भाई वो पहले ही से किसान परेशान था, उसके खाने के लिए अनाज नहीं हो रहा था, और आपने दोबारा क्या कर दिया? उसमें जितना कर था उस कर में और वृद्धि कर दिया, कर को और बढ़ा दिया। ठीक। कह रहे कि रक्षा व्यय में इजाफा। भाई अपने सेफ्टी के लिए तो और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं? वार लड़ रहे हैं। कहां पे? यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप शामिल हैं।
वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक चीज उसको कहां से मैनेज कर रहे हैं, भारत के धन से, यानी हर एक चीज भारत से निकाल के लेके जा रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। टैक्स कहां बढ़ा रहे हैं, भारत में। वार लड़ रहे हैं आप, कहां पे लड़ रहे हैं, यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल है आप, और सब कुछ उसका भरपाया कहां से कर रहे हैं, भारत से। तो ये भारत के ऊपर क्या था, एक तरीके का बोझ था, भारत को आप परेशान कर रहे थे, है ना। तो रक्षा व्यय में भी क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले उनको सेफ्टी के लिए अगर 10 लाख की जरूरत है, अब वार चल रहा है तो वो सेफ्टी जो 10 लाख में हो जाता था अब उनको 25 लाख 30 लाख में जाके होगा। तो क्या करेगा, उसमें जो खर्चा था वो सब कुछ क्या हो गया, बढ़ गया। और ये सारा कहां पे इंपोज किया जा रहा है, भारत में। कि हाँ भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इस चीज की जरूरत है, हम भारत से ले लेते हैं। हमें कर्ज लेना है, भारत से ले लेते हैं। कर में वृद्धि यानी टैक्स बढ़ाना है, भारत में आके हमने बढ़ा दिया। रक्षा में इजाफा यानी कि जितने खर्च हो रहे हैं सेफ्टी के लिए वो हमने आगे क्या कर दिया, भारत से हमने ले लिया कि भाई ये सब हम कर रहे हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, आपको क्लियर हो रहा होगा कि भारत को परेशान किया जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है कीमत तेजी से बढ़ी। अब देखो कहीं भी वार होता है ना, तो भाई जो कीमत होती है ना वस्तुओं की, वो आसमान छूने लगती है। वही हो रहा है कि उधर यूरोप में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, है ना, और भारत में तो उन लोगों का शासन था ही। कह रहा है कि कीमत तेजी से क्या हो गई, बढ़ गई। जब कीमत तेजी से बढ़ी तो आप सोचो उन गरीब लोगों का क्या होगा। भाई उस टाइम तो ज्यादातर लोग भारत में गरीब ही थे ना, है ना। हालांकि हालात अभी कुछ ज्यादा बदला नहीं है ना। तो हो क्या रहा है कि एक तो किसान वो परेशान, और उसमें भी आपने क्या कर दिया, कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। यानी कि जो उनको पहले, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जो सामान उनको पहले 5 रुपए का मिल जाता था, जो सामान 5 रुपए का मिल रहा है उसके कीमत बढ़ के कितने हो गए, 8। तो परेशान होगा कि नहीं, पहले 5 रुपए में मेरा काम चल जाता था, अब उसी के लिए मुझे 8 रुपए देना पड़ रहा है। अगर मान लो कोई 10,000 का सामान खरीद रहा है, अब वो 10,000 का सामान बढ़ के कितना हो गया, 15,000। तो उसके ऊपर बर्डन है कि नहीं, भाई है, बोझ है उसके ऊपर। अब उसके बाद से देखो क्या हो रहा है, कह रहा है कि फसल खराब होने से खाद्य पदार्थ का अभाव, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक तो इतनी सारी मुसीबतें आ गई थी, दूसरी क्या हुई भाई कि फसल खराब हो गया। खराब हो गया भाई, बारिश नहीं हुई थी, है ना, प्रोडक्शन जो होता है ना अनाज का वो नहीं हुआ। तो क्या हो गया, जो खाद्य पदार्थ है यानी कि उत्पादन जो था वो क्या हो गया, उसका अभाव हो गया, कमी आ गई। अब एक बात बताओ कि आपके पास इतना भोजन है जिसमें 10 लोग ही खा सकते हैं, और खाने वाले अनफॉर्चुनेटली 15 लोग हो जाएंगे, तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। क्यों दिक्कत होगी भाई, क्योंकि खाने के लिए 10, खाना जो है वो 10 लोगों के लिए है, लेकिन खाने वाले 15 हैं, तो दिक्कत होगी ही होगी। तो उस टाइम क्या हुआ था, जितने लोग थे ना उतना अनाज उत्पन्न नहीं हुआ, जो खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली वस्तुएं जो है उसकी क्या हो गई, अभाव हो गया, यानी उसकी कमी पड़ गई। तो परेशान तो होंगे ही होंगे। अब दूसरी बात कह रहे कि ग्रामीणों को जबरन सिपाही में भर्ती किया जा रहा था। ग्रामीण कौन, गांव वालों को। आज के हिसाब से आप मत जोड़ना कि भाई वो तो नौकरी दे रहे थे, नहीं। हम देखो हिस्ट्री में याद रखना कि हम जो चीज पढ़ते हैं ना हमें उसी पीरियड में जाके पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हम 2023 में हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो 2023 के नजरिए से हम देखेंगे तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भाई वो उस टाइम का है, ये कब की बातें हो रही है, 1920 के दशक की ये सारी बातें हैं। तो हम उस पीरियड में जाके समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। सिपाही में क्या हो रहा था, जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। चलो भाई, क्यों, क्योंकि वार हो रहा था कहां पे, यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वार उधर लड़ी जा रही थी। आर्मी चाहिए था, सिपाही चाहिए था। आया भारत से किसी को क्या कर लिया, पकड़ लिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, क्या करना है, लड़ाई करना है। भारतीय नहीं जाना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। भाई वो तुम्हारा यूरोप में हो रहा है, तुम जानो, हम क्या करें। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे भाई, उनका शासन था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या कर रहे थे, सिपाही में भर्ती कर रहे थे। तो ये सब गुस्सा आएगा कि नहीं, तुमने आके एकदम से हमें परेशान करके रख दिया, खून तो चूस ही रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो, जबरदस्ती भी कर रहे हो हमारे साथ। क्या कर रहे हो, सिपाही में जबरदस्ती भर्ती कर रहे हो। अरे भाई हमें नहीं जाना सिपाही में, तुम क्यों हमें भेज रहे हो सिपाही में, हमें नहीं जाएंगे। लेकिन अंग्रेज सुन नहीं रहे थे भाई, उस टाइम उनका शासन था, वो जबरदस्ती क्या करते थे, उठा के लेके चले जाते थे। अगर आप मना करोगे तो भाई मार के वहीं पे क्या करेगा, फिट कर देगा आपको। तो डर के मारे जाना भी पड़ता था। तो ये सब क्या है, गुस्सा का कारण है। सभी लोग क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। किस चीज के खिलाफ गुस्सा हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों का जो शासन था उसके खिलाफ वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। अब एक बात बताओ, जब ये गुस्सा था, सभी लोग गुस्सा है, नाराज है, तो ये कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब उसी का प्रभाव क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी आएंगे और असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलेगा। हम इन दोनों आंदोलन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। होप आपको इतना समझ में आ गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हो रहा था और भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था।
भारत में देखो क्या क्या किया जा रहा था, कर्ज लिया गया, टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया, रक्षा में जो खर्च है उसको भी बढ़ा दिया गया। अब कह रहा है भारत, उसका प्रभाव, कीमत तेजी से बढ़ने लगी थी, फसल खराब होने से जो जो फसल होते हैं, खाद्य पदार्थ, उसकी कमी हो गई, अभाव हो गया, और ग्रामीणों को जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, सेना में भर्ती किया जा रहा था। इन सभी चीजों के चलते क्या हो गए थे, भारतीय लोग बहुत परेशान थे। होप इतना क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो भाई, यहां से शुरू होता है आपका सत्याग्रह का विचार। अभी हमने जो कुछ भी बातें करी हमने, वो सब कुछ क्या था, एक बैकग्राउंड में था कि भाई भारत में माहौल कैसे तैयार हो रहा है इन सब चीजों के लिए। अब कह रहा है कि सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह क्या होता है, ये हिंदी के वर्ड है और ये दो वर्ड से मिला है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। अच्छा देखो, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसका मतलब उसके वर्ड में ही छिपा होता है। तो हर एक वर्ड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब भी मजा आएगा आगे पढ़ने में और ज्यादा क्लियर होगा। सत्याग्रह मतलब कि हम क्या करेंगे, सत्य। सत्य मतलब क्या होता है भाई, सच्चाई। और आग्रह, आप लोगों को पता है कि आग्रह क्या होता है, रिक्वेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह करेंगे, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, है ना। आप जो हमारे यहाँ पे शासन कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। ये क्या है, ये सच्चाई है कि आप जो हमारे यहाँ पे शासन कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, तो हम सत्याग्रह करेंगे, है ना। तो ये है सत्याग्रह। आपको समझ में आ गया, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना, वही क्या है, सत्याग्रह। लेकिन ये सत्याग्रह आ कहां से रहा है, इसकी शुरुआत हमारे भारत से नहीं हो रही है। आइए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, गांधी जी ने सबसे पहले क्या करा था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अच्छा, ऐसा है ना कि गांधी जी का जब हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो थोड़े से गांधी जी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि गांधी जी कौन थे, कहां से थे, क्या क्या किया उन्होंने, बहुत शॉर्ट में ही। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनके माता पिता पे हम नहीं जाएंगे, जल्द से हम शॉर्ट में निपटाते हैं। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ जो हुआ था, है ना, पोरबंदर में। पोरबंदर, ये पोरबंदर कहाँ है भाई, गुजरात में, है ना। गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई, 1869 में, है ना। 1869 में वहां पे गांधी जी का जन्म हुआ, और उसके बाद से उन्होंने पढ़ाई करा, पढ़ाई करने के बाद फिर वो इंग्लैंड में चले गए, वहां पे वकालत की पढ़ाई किया उन्होंने, है ना, वकील बन गए। तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, इतना क्लियर है ना आपका कि गांधी जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था, बहुत शॉर्ट में ही। चलो, अब कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो सत्याग्रह हुआ वो गांधी जी ने ही किया। अच्छा देखो, सिर्फ आपके बुक की मैं बात करूं ना, तो फिर अगर आपके बुक में जो दिया सिर्फ हम वही पढ़े तो मजा नहीं आएगा। हम पहले ये देख लेते कि वो गांधी जी पहुंचे कैसे भाई दक्षिण अफ्रीका में, है ना। आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये टॉपिक है तो वो देख लेते गांधी जी पहुंचे कैसे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भारत के एक व्यापारी थे, है ना, वो व्यापार कर रहे थे। तो उनका कुछ मामला था जो कोर्ट में फंसा हुआ था, तो भाई उनको वकील चाहिए था, है ना, बैरिस्टर चाहिए था। तो उन्होंने किनको हायर किया, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी को उन्होंने हायर कर लिया। और जिन्होंने हायर किया उनका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला, है ना। दादा अब्दुल्ला ये भारत के ही रहने वाले थे, और ये कहाँ पे व्यापार कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में। इनका ही केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गए थे। अब आपको क्लियर होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कैसे पहुंचे। बहुत सारे बुक है जिसमें ये है ही नहीं कि वो गांधी जी पहुंचे कहां से, है ना, डायरेक्ट लिख देता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने ये सत्याग्रह चलाया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी पहुंचे कैसे, है ना। दादा अब्दुल्ला ने हायर किया था गांधी जी को कि आइए आप हमारा केस लड़िए। जब गांधी जी गए वहां पे क्या हुआ, केस वगैरह लड़ा, है ना, उनको जीत मिल गई। अब गांधी जी ने क्या देखा यार कि वहां भी गोरे और काले के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। तो गांधी जी क्या नोटिस कर रहे हैं, यार ये जो अंग्रेज अंग्रेज हैं या गोरे लोग हैं, जहां भी जाते हैं ना बहुत भेदभाव करते हैं और सभी को परेशान करके रख देते हैं।
मैं आपको बता दूं कि वहां पे इतने परेशान किया जा रहा था कि ट्रेन का टिकट लेके अगर काले लोग दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अगर यात्रा कर रहे हैं, टिकट है और अंग्रेज आया उसके पास टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लात मार के सीट से गिरा देता था। इतना अत्याचार क्यों? क्योंकि भाई हम क्या है, अंग्रेज हैं, हम गोरे हैं, तुम लोग क्या हो, काले हो। इस तरीके से लोगों का माइंड सेट बनाया जा रहा था कि काले लोगों पे गोरे जो है ना शासन करने के लिए ही पैदा हुए थे। इस तरीके से माइंडसेट बनाया जा रहा था और अत्याचार तो हो ही रहा था। तो इन सब को जब गांधी जी ने देखा तो यार ये बड़ा गलत है। गांधी जी ने क्या किया, वहीं पे अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। चलो जी, अब आपको पता चलेगा कि गांधी जी कैसे पहुंचे और सत्याग्रह उन्होंने कैसे शुरू किया। यानी कि जो भेदभाव था उसी को मिटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह की शुरुआत कर दी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वहां पे क्या हो गया, उनको जीत मिली, है ना। जीत मिली तो वो जो मूवमेंट चलाया, जो आंदोलन चलाया, यही आंदोलन क्या कहलाया, सत्याग्रह। हम आग्रह कर रहे हैं आपसे, हम लड़ा, हम देखो गांधी जी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। अब कुछ लोग आगे कमेंट कर देंगे कि सर नहीं, 1942 में उन्होंने कहा था कि डू और डाई, करो या मरो। चलो हम 1942 में टू पे आएंगे ना, तो वो भी हम बता देंगे कि वहां पे कैसे उन्होंने कहा था और उसका मतलब क्या था, है ना। डायरेक्टली उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि वो सत्य का आग्रह कर रहे थे, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे थे और अहिंसक रूप से, यानी कि हमें हिंसा नहीं करना है, अहिंसात्मक रूप से क्या कर रहे थे वो, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और उनको क्या मिल गई भाई, जीत मिल गई। जब जीत मिल गई, अच्छा ध्यान रखना है, किसी भी इंसान को जब जीत मिलती है तो उसका हौसला बढ़ जाता है, हौसला अफजाई हो जाता है कि अब हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब गांधी जी को क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में उनको जीत मिल गई तो उनको लगा यार, जब हम दूसरे के देश में आके यहाँ पे जीत सकते हैं तो अपने भारत में क्यों नहीं। अपने भारत में भी तो यही हालात है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारतीयों को परेशान कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं वहीं पे, क्या करेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे। अब वो लड़ने के लिए कहां आ गए भाई, भारत में आ गए। इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं क्लियर करने जाऊंगा गांधी जी के बारे में। यार आजकल के ना बच्चे क्या करते हैं ना, गांधी जी का नाम सुनते ही उल्टे सीधे मतलब कि गाली लिखना, बकवास करना शुरू कर देते हैं। अरे तुमने गांधी जी के बारे में एक बुक तक नहीं पढ़ी और यार तुम इस तरीके से गाली दे रहे हो। तुम पहले पढ़ो तो गांधी जी हैं कौन। एक बात बताओ कि 1869 में उनका जन्म हो रहा है ना, और 1915 में आ रहे हैं भारत में लड़ने के लिए। इस उम्र में वो लगभग लगभग बुढ़े हो चुके थे। किसको शौक होता भाई कि अपने बुढ़ापे अवस्था में हम भारत के लिए लड़े भाई। अगर वो चाहते तो भाई उन्होंने पैसा कमा रखा था, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीते, ऐशो आराम की जिंदगी जीते, उसी तरीके से भाई उनके जीवन खत्म हो जाता। किसको शौक होता है कि बुढ़ापे में जब आराम करने का उम्र है तो वो लड़ने चले हैं। किसके लिए लड़ रहे, अपने लिए नहीं लड़ रहे भाई, उनको लड़ने की क्या जरूरत थी, उनके पास क्या नहीं था, हर एक चीज था, पैसे थे भाई, उनका पोस्ट था अपना, वो बैरिस्टर थे, वो उनको कोई जरूरत ही नहीं थी आपके लिए लड़ने के लिए। लेकिन लड़ा आपके लिए, क्यों, आपके लिए, हमारे लिए लड़ा। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बिना सोचे समझे गाली दिए जा रहे हैं, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया। इनके पास एक ही मुद्दा रहता है कि गांधी जी ने क्या कर दिया, देश का बंटवारा कर दिया। अरे पहले पढ़ो तो गांधी जी को, गांधी जी ने नहीं बंटवारा किया भाई। हालात ऐसे थे कि अगर आप होते तो आप भी शायद वही डिसीजन लेते जो गांधी जी ने लिया था। और गांधी जी ने अकेले ये डिसीजन नहीं लिया था भाई, और भी नेता थे उनके साथ, है ना। तो गांधी जी को पहले गाली देना बंद करो। गांधी जी को गाली इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है गांधी जी के बारे में, इसलिए तुम लोग गाली देते हो। चलो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो गांधी जी की एंट्री कहां हो रही है, भारत में, कब, 1915 में। अब देखो सत्याग्रह तो वहां जीत लिया था उन्होंने, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह जीतने के बाद उनकी एंट्री कहां हो रही है, भारत में। जब वो भारत में आ रहे हैं तो 1915 में आए और उस टाइम गांधी जी को कोई नहीं जानता है भारत में, कौन जानता है, कोई नहीं। अब वो आकर किससे मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, गोपाल कृष्ण कृष्ण, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा गांधी जी से कि देखो, अभी आप कहां से आए हो, साउथ अफ्रीका से आए हो, आपने पढ़ाई कहां पे किया है, इंग्लैंड में किया है, साउथ अफ्रीका में केस लड़े हैं, है ना। आजकल की तरह थोड़े ना था यार कि सोशल मीडिया पे मैसेज फैला दो, पूरा वायरल कर दो, सबको पता चल गया, इस तरीके से कुछ था ही नहीं उस टाइम। तो गांधी जी ठीक ठीक है, बड़े आदमी थे, महान थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत कम लोग जानते थे भारत में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ये 1915 की बात है भाई,
1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा गांधी जी से कि ऐसा है कि पहले आप घूम घूम के लोगों में अपनी जान पहचान बढ़ाइए, एक अपना इमेज बनाइए लोगों में, उसके बाद से जब लोग आपके समर्थक हो जाएंगे तब क्या कीजिएगा, कोई आंदोलन चलाइएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत अच्छी एडवाइस दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के क्या थे भाई, पॉलिटिकल लीडर थे। गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। यानी उन्होंने ही क्या किया था, एडवाइस दिया था गांधी जी को, है ना। अब देखो, जब ये गांधी जी को ये एडवाइस मिल गया था कि आप क्या करिए, पहले अपनी पहचान बनाइए, तो उन्होंने 1916 में, अच्छा 1916 में एक और भी काम हो रहा है, वैसे तो बहुत सारा काम है, होम रूल भी 1916 में ही पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस का नहीं, वो छोड़ दो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1916 में ही। तो बनारस में सभी लोगों को भाषण दे, और वहां पे आंदोलन वगैरह अंग्रेजों के खिलाफ तो चल ही रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि गांधी जी को बुलाया गया कि गांधी जी आप आइए और यहाँ पे भाषण दीजिए। गांधी जी जब गए भाषण देने के लिए, तो उस टाइम तक इन्हें बहुत ज्यादा लोग तो नहीं जानते थे। जब इन्होंने भाषण देना शुरू किया ना, यकीन मानो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों कर लिया भाई, इसलिए कर लिया कि इनके बोलने की कला बहुत जबरदस्त थी। दूसरी बात, ये कभी भी जाते थे ना, इनका फोटो देखना गांधी जी को, कहीं भी ये आपको, मतलब कि जब लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तब आपको कहीं भी कोट पैंट टाई वगैरह में नहीं दिखेंगे। कोट पैंट में दिखेंगे वो तब की बात है जब वो पढ़ाई कर रहे थे, भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तब की बात है। तो भारत में वो जाते हैं, जब लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, तो कहीं भी जाते हैं तो जैसे आम नागरिक रहते हैं यार, देखना उस टाइम बहुत ज्यादा गरीबी थी भारत में, तो जैसे गरीब लोग रहते हैं ना, उन्हीं के वेशभूषा में आकर वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो जो गरीब तबका है, जो लोअर क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाता था गांधी जी से, कि भाई गांधी जी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, है ना, ये तो हमारी ही भाषा बोल रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हमारे मुद्दों को समझ रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारी तरह साधारण इंसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी को इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें सब कुछ आता था, है ना। लेकिन वो क्यों बोलते थे, जहां पे जाते थे, जहां के लोग जिस भाषा में बातें करते थे, उसी भाषा में वो समझाने की कोशिश करते थे, तो इसलिए ज्यादा लोग क्या थे, इनसे कनेक्टेड थे। चलो भाई, यहां से गांधी जी की पहचान हो गई। जब गांधी जी की पहचान हो गई, तो अब धीरे धीरे लोग इनको जानने लगे कि गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर है, जो कहां पे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वहां पे उनको जीत मिली, और जीत मिलने के बाद वो भारत में आए, और हम मजदूरों के लिए, हम किसानों के लिए, हम गरीबों के लिए गांधी जी क्या करेंगे, लड़ेंगे। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, और हमें क्या दिलाएंगे भाई, आजादी दिलाएंगे। इतना लोगों में ये मैसेज आ गया। ठीक, जब ये लोगों में मैसेज चला गया, तो वो सब क्या होने लगे, गांधी जी के मुरीद होने लगे, यानी कि गांधी जी के फैन बन गए। ठीक है भाई, इतना क्लियर कि वो गांधी जी के फैन बन गए। अब इसके बाद से क्या होगा, अब गांधी जी कैसे हीरो बन जाते हैं, अब इसके बाद से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक, अब देखो गांधी जी ने क्या किया, कि गांधी जी को एक पहचान मिल गई थी भारत में आंदोलन चलाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1917 में चंपारण में एक आंदोलन चलाया। अच्छा, चंपारण में वो पहुंचे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला, इनको शुक्ल भी कहा जाता है और शुक्ला भी कहा जाता है। राजकुमार शुक्ला यानी कि राजकुमार शुक्ल जो थे, ये बिहार के रहने वाले थे, कहाँ के, चंपारण के। अब ये आए गांधी जी के पास, और महात्मा गांधी से इन्होंने कहा कि गांधी जी आप हमारे हमारे राज्य में चलिए। कहाँ पे, चंपारण, बिहार में पड़ता है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी उसी का नाम क्या है, चंपारण। क्लियर कि वो चंपारण कहाँ है, बिहार में है। ठीक, राजकुमार शुक्ला आया और महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि आप हमारे यहाँ पे चलिए। किसानों को वहां पे बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी ने पहले तो मतलब कि बोला कि ठीक है हम चलेंगे, उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फिर बाद में राजकुमार शुक्ला जो थे, उनका पीछा नहीं छोड़े, उनके पीछे लगे ही रहे कि नहीं आप हमारे यहाँ पे चलिए चलिए। गांधी जी को लगा कि यार अब तो जाना ही पड़ेगा, ये इंसान जो है ना वो कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो गांधी जी कहाँ गए भाई, चंपारण में। चलो भाई, अब गांधी जी की एंट्री होगी चंपारण में। बिहार में एक छोटा जगह है, एक आज वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट है। और इसी चंपारण में गांधी जी की एंट्री हो रही, कब, 1917 में। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहां पे क्या दिखे भाई, क्या देखा उन्होंने,
फार्मर। जो फार्मर्स थे ना, इनके भाई बहुत बुरे कंडीशन थे, बहुत बदतर हालात था। अच्छा देखो, कहा जाता है कि अंग्रेजों के यहाँ पे नील की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो वो जबरदस्ती वहां पे क्या करा रहे थे, नील की खेती करा रहे थे। जबकि चंपारण के किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती ऐसी होती है ना कि एक बार अगर आपने फसल उगा दिया तो वो मिट्टी के जितने भी मतलब कि फसल पैदा करने की कैपेसिटी होती है ना, यानी कि उर्वरक क्षमता, वो सब कुछ क्या करता है, खत्म कर देता है। यानी कि फिर उसके बाद से आप दोबारा कोई फसल लगाएंगे तो उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी फसल को उगाने की, क्योंकि जो भी उसकी कैपेसिटी होती है यानी उर्वरक क्षमता जो होती है वो क्या करता है, नील उसको खत्म कर देता है। तो नील की खेती इतनी मतलब कि किसानों के लिए बेकार था। इंडिगो यानी कि क्या, नील। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो नील की खेती वो सब कर रहे थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे यार, कि एक बार नील की खेती कर ली, यानी कि इंडिगो की खेती एक बार आपने कर ली तो फिर वो जमीन दूसरे फसल के लिए उतनी अच्छी नहीं रह जाती है, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन नील की डिमांड तो अंग्रेजों के यहाँ पे बहुत ज्यादा थी ना, इसलिए वो क्या चाहते थे कि भाई आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी कि हमें नील की क्या है, जरूरत है, आप नील की खेती करो। चलो भाई, तो वहां पे परेशान थे कौन, फार्मर यानी कि किसान जो थे परेशान थे। अब वहां पे एक सिस्टम था जिसको तीन कठिया सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तीन कठिया, कौन सी सिस्टम थी भाई, तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया, तीन कठिया सिस्टम का मतलब क्या होता है ये, अच्छा देखो, जमीन को ना कट्ठे में नापा जाता है। तो बिहार में उस टाइम भी और अब भी जमीन को कट्ठा में नापा जाता है ना। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि जैसे ये मेजरमेंट सिस्टम है, जैसे क्या होता है कि देखो, धूर हो गया, जमीन को किस हिसाब से नापते हैं, धूर, सबसे छोटी इकाई धूर हो गया है ना। धूर के बाद क्या होता है, कट्ठा, कट्ठा के बाद क्या होता है, बीघा। ये सब क्या है, बिहार में जमीन नापने की ये सब क्या है, सिस्टम है, इस तरीके से नापा जाता है। धूर में नापिए सबसे छोटी इकाई, उसके बाद से कट्ठा उससे बड़ा, फिर बीघा उससे बड़ा, और एकड़, एकड़ उससे भी बड़ा होता है, एकड़, है ना, एकड़। ये सब जमीन नापने की क्या है, पैमाना है। तो अंग्रेजों ने कहा था कि आपको कम से कम 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा, नील की तो खेती करनी ही पड़ेगी। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इट डजेंट मैटर। हम चाहते हैं कि हमें नील चाहिए, तो आपको कम से कम 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। चलो भाई, अब ये तो अंग्रेजों का राज था ना, अब किसान कैसे मना कर सकते थे, किसान लड़ने थोड़े ना जाएंगे भाई। कि अंग्रेजों के पास सब कुछ था, हथियार था, गोला बारूद सब कुछ, उनके पास सिपाही थे। वो जबरदस्ती मार के परेशान करके उनसे क्या करा रहे थे, खेती करा रहे थे, भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो ये 3 कट्ठे में वो क्या करते थे, नील की खेती करते थे। और यही जो सिस्टम था ये क्या कहलाता था, 3 कट्ठिया व्यवस्था, यानी कि 3 कट्ठिया सिस्टम। ध्यान रखना, एसएससी के एग्जाम में एक बार जरूर पूछ रखा है कि 3 कट्ठिया व्यवस्था क्या था, है ना। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि 3 कट्ठिया व्यवस्था क्या है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि 3 कट्ठिया व्यवस्था कहाँ पे लागू था भाई, चंपारण में। और वो क्या था, क्लियर हो गया कि कम से कम 3 कट्ठा में आपको किस चीज की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो यानी कि नील की खेती आपको करनी पड़ेगी। इंडिगो मतलब नील, तो नील की खेती आपको करनी पड़ेगी, जबकि भारतीय किसान करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती करा रहे थे। तो इसी के लिए तो राजकुमार शुक्ला आए थे गांधी जी के पास कि आप हमारे यहाँ पे चलिए, है ना। तब गांधी जी तो पहुंच गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत गलत है, अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं। यार आप ठीक है हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शासन ही करो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। किसने कहा, गांधी जी ने। तो गांधी जी ने यही कहा कि हम अब यहाँ पे कोई भी किसान नील की खेती नहीं करेगा। अगर उसको अपने स्वेच्छा से करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। आप परेशान नहीं कर सकते किसानों को। अंग्रेजों ने कहा भाई अगर हमने इनकी बात मान ली तो क्या होगा, हमारे पास तो नील की कमी पड़ जाएगी, हमें तो नील चाहिए चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे यहाँ पे कमी पड़े या ना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी किसान चंपारण में अब जबरदस्ती नील की खेती नहीं करेगा। उसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। अंग्रेजों को लगा यार ये गांधी जी है, ये तो हमारे सामने आ गए, ये लड़ रहे हैं हमसे। अब अंग्रेजों को लगा यार कि एक काम करो, तुम गांधी जी की बातें मान लो, नहीं मानोगे तो गांधी जी क्या करेंगे, और स्ट्रांग बनते जाएंगे और लोगों का समर्थन उनके साथ आएगा ही आएगा। तो अंग्रेजों ने मान लिया कि चलो भाई हम आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अंग्रेजों को शासन करना था ना भाई, है ना। तो उन्होंने क्या कि गांधी जी की बातें मान ली कि ठीक है हम मान लेते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, नील की खेती के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये 3 कट्ठिया व्यवस्था वगैरह सब कुछ क्या कर दिएगा, खत्म कर दिएगा। एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को जीत मिल गई थी, दूसरी जीत कहां मिल गई, चंपारण में जीत मिल गई, ठीक।
अब देखो वो कहाँ पहुंचे भाई, खेड़ा। ये खेड़ा कहाँ है भाई, गुजरात में। ये खेड़ा जो है आपका, ये खेड़ा जो है गुजरात। और गुजरात तो भाई गांधी जी का क्या था, होम टाउन था, यानी कि वो तो गुजरात के ही रहने वाले थे। तो गुजरात में गए, उन्होंने क्या देखा कि खेड़ा में किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वहां भी ये किसके साथ प्रॉब्लम थी, फार्मर, ये जो किसान थे ना उन्हीं के साथ प्रॉब्लम थी। ऐसा हुआ कि फसल बर्बाद हो गया था, फसल नष्ट हो गया था। तो अब फसल में मतलब कि प्रोडक्शन की कमी हो गई थी। लेकिन अंग्रेज जो कह रहे थे कि भैया प्रोडक्शन में कमी हो चाहे जो कुछ भी हो, हमें क्या चाहिए, हमें हमारा टैक्स चाहिए, तुम हमें हमारा क्या दे दो, टैक्स दे दो। अब किसान कह रहे थे कि माई बाप हम कहां से टैक्स दे, फसल तो बर्बाद हो गई है, अगर फसल अच्छी होती तो ही हम दे पाते। अंग्रेज कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना है तो देना है। यार किसान परेशान, हम कहां से दे यार, हमारे यहाँ पे तो फसल हुआ ही नहीं है, आप जबरदस्ती हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हो, है ना। तो हम क्या करें। अब किसानों के पास एक ही ऑप्शन है कि वो क्या करे, जमीन छोड़ के भाग जाए या आत्महत्या कर ले। देख रहे हो किसान कितने मजबूर और परेशान। फिर वहां पे गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, जितने भी लोगों का फसल बर्बाद हो गया उसमें से कोई भी क्या करेगा, टैक्स नहीं भरेगा, कोई भी अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगा। यार किसानों को लगा अरे ये कौन है भाई, तो ये गांधी जी डायरेक्टली आके कह रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं देगा। तो सब लोग गांधी जी के समर्थन में आ गए। अब गांधी जी ने क्या किया, लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से कहा कि कोई टैक्स नहीं देगा। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि कोई नहीं देगा। गांधी जी क्या कर गए, वहां पे धरने पे बैठ गए कि हम में से कोई भी टैक्स नहीं देगा। अब सारे किसान किसके समर्थन में आ गए भाई, गांधी जी के। अंग्रेजों को लगा यार ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, गांधी जी की बात मान लो, यहीं पे खत्म करो, नहीं तो ये गांधी जी को जितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी वो उतना ही बड़े क्या हो जाएंगे, लीडर बनेंगे, हीरो बनेंगे, है ना। तो अंग्रेजों ने बात मान ली, चलो भाई टैक्स हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वहां पे टैक्स छोड़ दिया। यहाँ पे भी क्या हो गया, गांधी जी को जीत मिल गया खेड़ा में। 1917 की ही बात है। फिर अगले साल अब क्या हो रहा है, 2000 सॉरी 1918 में, 1918 में क्या हो रहा है कि अब वो ये अहमदाबाद की बात है ना, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं ये बात है अहमदाबाद, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद भी कहाँ है भाई, गुजरात में। चलो हम कभी टाइम मिला तो हम अहमदाबाद की भी हिस्ट्री पे आएंगे कि अहमदाबाद कैसे बना और किसने बसाया। खैर वो छोड़ दो अभी। अहमदाबाद में क्या हुआ कि वहां पे मजदूरों के लिए कारखाना था। वहां पे कौन सा कारखाना था, कपड़ा कारखाना, जिसमें मजदूर क्या कर रहे थे, काम वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब मजदूर वहां पे काम कर रहे थे ना, तो यार उस फैक्ट्री में ना फैसिलिटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। यार 12 घंटे 14 घंटे इस तरीके से काम कराया जाता था, है ना, उससे भी ज्यादा, कभी 18 घंटा 16 घंटे काम कराए जाते थे। भाई काम करते रहो करते रहो। और मजदूरी के नाम पे सिर्फ इतना मिलता था कि 2 वक्त की रोटी मिल सके, बस। सैलरी वगैरह कुछ था ही नहीं। बस सैलरी के नाम पे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, बस हो गया। उसके बाद से स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग काम कर रहे थे उसमें। और सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं था। कभी कभी क्या होता था उस फैक्ट्री में बच्चे वगैरह क्या हो जाते थे कि मतलब कि मशीन के चपेट में आ जाते थे, तो दुर्घटना हो जाती थी। बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं वहां पे होते रहती थी। तो गांधी जी ने देखा यार कि यहाँ पे ये किसान, यहाँ के जो मजदूर है उनके तो हालात बहुत बदतर है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी लड़ाई शुरू शुरू कर दी। कहाँ पे, अहमदाबाद में जो ये कपड़ा का जो कारखाना था वहीं पे उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। जब लड़ाई शुरू किया तो गांधी जी ने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए भाई, हमारी मांग ये है कि कपड़ा कारखाना में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या करो, आप इस तरीके से व्यवहार करो कि जैसे आपके वो एम्प्लॉय हैं, है ना, वो काम करने आते हैं, वो काम करेंगे, काम के घंटे पहले कम करो। आपने जो ये 18 घंटा 20-20 घंटे जो काम लेना शुरू कर दिया, इसे खत्म करो। तो काम को घंटे को घटा के कितना कर दिया गया, 8 घंटे तक कर दिया गया। सप्ताह में एक छुट्टी कंपलसरी कर दी गई कि छुट्टी क्या होगा, कंपलसरी रहेगा। जो छोटे बच्चे थे उनको मना कर दिया कि ये सब क्या करेंगे, फैक्ट्री में नहीं आएंगे। यानी कि जो बाल मजदूरी थी ना, तो उस टाइम वहां पे मना किया गया कि भाई ये जो छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, इनसे काम ना लिया जाए। तो पहले तो अंग्रेज मान नहीं रहे थे ये। लेकिन फिर जब देखा कि यार ये सारे जो जितने भी मजदूर हैं उन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया, और हड़ताल करके गांधी जी के समर्थन में चले गए। अब अंग्रेजों को लगा कि यार हमें तो अपना प्रोडक्शन तैयार करवाना है, हमें तो माल तैयार कराना है, और ये सारे मजदूर जाके हड़ताल करने लगेंगे तो फिर तो हो गया, हमारा प्रोडक्शन तो होते ही रह जाएगा, हमें तो कोई फायदा होगा ही नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जल्दबाजी में कहा कि भैया हम क्या करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, ये जितने भी
स्ट्राइक हड़ताल करा रहे उसे खत्म करिए। तो गांधी जी ने क्या करा दिया भाई, खत्म कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे गांधी जी की जीत हो गई, अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मान ली। 3 जगह, चंपारण, खेड़ा और ये अहमदाबाद, 3 जगह गांधी जी को बैक टू बैक जीत मिली कि नहीं, और वो भी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में वो पहले ही जीत चुके थे, ठीक। इंडिया में आके चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 जीत गांधी जी को बैक टू बैक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब गांधी जी को बैक टू बैक जीत मिल रही है तो क्या बन गए, हीरो। भारत में वो अब सबके लिए क्या बन गए भाई, हीरो बन के उभरे, बहुत बड़ा हीरो। कैसा हीरो भाई, मजदूरों का, किसानों का, भारतीय लोगों का वो हीरो बन गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो थी ना अपने पीक पे, गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए। अब कहीं भी कुछ भी होता था आंदोलन के लिए, भाई गांधी जी को बुलाओ, गांधी जी को बुलाओ, तो गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे। अच्छा गांधी जी में एक दो बातें और बता दूं कि किसान गांधी जी से इतने इंप्रेस हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि गांधी जी को पता है प्यार से क्या कहने लगे, गांधी बाबा, गांधी बाबा। उसके बाद से गांधी महाराज, ठीक, गांधी महाराज। अभी ये महात्मा गांधी नहीं बने हैं, महात्मा गांधी ये बाद में बनेंगे, है ना। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये सिर्फ गांधी नहीं, ये महात्मा है। महात्मा का मतलब क्या, जिसकी आत्मा बहुत महान हो वो क्या होगा, महात्मा। किसने ये दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को ये उपाधि दी थी। इसलिए अब गांधी जी क्या रह गए, गांधी बाबा, है ना, गांधी महाराज या महात्मा गांधी। अब इस तरीके से गांधी जी से अब महात्मा गांधी बन गए। चलो भाई, इतना क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं ये सब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट पेज पे।